इनोवेशंस और आइडियाज़ यानी कि नवाचार और विचार जब मिलते हैं तो आगे का रास्ता तय होता है। क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को लेकर हम सब क्या कर सकते हैं? कुछ लोगों ने ये सोचा ही नहीं बल्कि करके दिखाया है। हम सबको ये बता रहे हैं कि अगर मंशा है तो समाधान भी मिल जाता है। मेरे साथ ही एक बेहद खास पैनल जिनका काम ही समाधान की तरफ है। कार्तिकेय हरियाणी 4 जोन के सीईओ हैं और फाउंडर भी। पंकज कुमार को फाउंडर एंड डायरेक्टर कॉन्सोलर और मोनीश श्रीपुरापू एंड स्टूडियोज के फाउंडर। आप तीनों का स्वागत है इस मंच पर और इस मिशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का काम हम सबको प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है। तो आप सभी से कॉमन सवाल ये, शुरुआत आपसे कार्तिकेय, कि क्यों सोचा कि सस्टेनेबल बिजनेस प्लान की शुरुआत की जाए? शुरुआत इस तरह से हुई। एक बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। एज चार्जोन वी आर एन ईवी चार्जिंग नेटवर्क कंपनी। वी आर इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट हाई स्पीड ईवी चार्जिंग नेटवर्क इन द कंट्री. In fact, you can drive from Amritsar to Chennai using your electric car without any range anxiety using our network. अभी शुरुआत हुई 5 साल पहले जब एक डेटा पॉइंट हमें मिला. As a country, we have an import bill of $200 billion to import crude oil for petrol and diesel. Right? And then we realized that if by 2030, if 30% of new vehicles, they become electric, so import bill can be reduced by roughly $40 billion, which is equivalent to the education budget and healthcare budget of India. And यदि हम ये अचीव कर पाएंगे तो ये बजट का समाधान भी रिकरिंग बेसिस पे रहेगा. इट्स नॉट दैट इज अ वन टाइम सेविंग. एवरीबडी इज अवेयर दैट इफ वी आर एबल टू डू एन एमिशन फ्री सोसाइटी, यदि पोल्यूशन यदि फ्री नहीं कर सकते तो पोल्यूशन को घटा जरूर सकते या कोशिश कर सकते. इन दोनों आयाम से शुरुआत हुई 4 जोन की एज एन ईवी चार्जिंग कंपनी, और उस हिसाब से ये सस्टेनेबल मिशन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. थैंक यू. Motivating and inspiring, but what motivated you, Pankaj, to start Consoler? Yeah, first of all, thank you so much for inviting me. It's such a wonderful session here. We are trying to do something to solve some problems. And Government of India has a very big mission actually. The mission is to develop solar plants, non-fossil energy of almost 500 gigawatt scale in the next, say, 8 to 10 years. And for that, we need huge tract of land. We need in lakhs and lakhs of acres of land actually. So India being a agricultural driven economy, we don't have that kind of land. And if we have, the challenges of aggregating the land is huge. And what we are blessed with is that we have thousands and thousands of water bodies. Like we have big dams, lakes, reservoirs, catchment areas, ponds. So why not to utilize those unused water surface to set up the solar plants? And from there, that idea came almost 7 to 8 years ago. Myself and Siddhant Agarwal, both we are alumnus of IIT Kharagpur, and we started working on it, tried to understand what are the challenges, how to address those challenges, and we developed some concept. We started with a very a humble beginning. We had a small 10 kilowatt project in a remote village of Assam, and we just to test that. We had a good support from IIT Guwahati that point of time, and we managed to do it. And for the first time, the local community got electricity from that floating solar plant, and that was a turning point for us actually to do something on a very big scale. And ये अपने आप में एक यूनिक आइडिया किसने सोचा होगा? हम आमतौर पर सोलर एनर्जी पैनल्स घर की छतों पर, लैंड पर देखते हैं, लेकिन कौन सोलर के पैनल्स पानी में फ्लोट करते हैं. जी जी. मोनीश, यहाँ पर मौजूद ऑडियंस और हमारे टीवी के दर्शक सभी सोचेंगे कि बिना एयर कंडीशनर के, बिना हीटर्स के तो हमारा गुजारा नहीं है, ख़ासतौर से शहरी लोग. ऐसे में आपको क्या लगा कि इसके बिना हम आराम से रह सकते हैं और इसके लिए सोल्यूशंस हैं आपके पास? ये आपको कब एहसास हुआ? देखिए, एयर कंडीशनर्स सिर्फ पिछले 1902 में पहली बार इन्वेंट हुआ है. उससे पहले हज़ारों साल तक एयर कंडीशनर्स नहीं थे. वी लर्न हाउ टू लिव विदाउट एयर कंडीशनर्स फॉर hundreds of years.
एंड अभी हो क्या रहा है कि जैसे ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो इफ़ यू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन इंडिया आर्किटेक्चरली विल सी दैट locally buildings were made at one point of time and at this point what's happening is that पहले हम सोचते हैं कि हर जगह पे एक बिल्डिंग बना देंगे like a box फिर उसको किसी तरीके से एनर्जी ट्रैप करके then we'll try to cool that and but traditionally it is possible that we can live without air conditioners for at least 70% of the year minimum currently जिस तरीके से नया बिल्डिंग्स बनते हैं उसमें सिर्फ 20% of the time we can live without air conditioners the rest of the 80% we have to depend on energy. So with the help of traditional techniques and low energy solutions, कोशिश यही है कि क्या उस 20% को can we push at minimum up to 70% so that हम air conditioner के ऊपर dependency कम करें. मोनिश, हमारे ऑडियंस की सहूलियत के लिए, हमारे दर्शकों की सहूलियत के लिए बताइए कि एंड जो स्टूडियोज़ है करता क्या है, क्या बनाता है? We are working in the domain of low energy cooling solutions, जिससे कि जैसे बिल्डिंग का जो envelopes है and which means the external envelope जो भी है, so it helps, I mean, it transfers the heat inside. And if we can design the envelopes in such a manner कि जो heat अंदर building के अंदर आ रही है उसको किसी तरीके से अगर if we can reduce it, तो जो naturally जो dependency है उसको हम air conditioning dependency कम कर सकते हैं. And also with the help of other traditional systems like natural ventilation and passive cooling and all of that, हम building के performance को we can increase. So we are in the domain where we are trying to educate people around passive design strategies, wherein overall energy and also how we can increase the daylighting, how we can help in choosing the right materials. Consciously किस तरीके का materials pick करना चाहिए जिससे building का जो energy needs को हम कम कर सकते हैं. And with the help of systems like this, where year में we have to bring the cooling need, like I said, by at least 70%. That's the idea. कार्तिकेय, इनोवेशंस के बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन, और अगर स्केल बड़ा करना है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. तो क्या अनुभव रहा है जब आप एक से दूसरे चार्जिंग जोन की तरफ बढ़े? So it is always said that inspiration is only 1%, but 99% is perspiration, right? So innovation के बाद implementation is equivalent to a strategy versus execution. Yeah. So एक आइडिया आना 5 साल पहले वो एक अलग बात थी हमारे लिए कि हमने कहा कि कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लोग खरीदेंगे तो चार्जिंग कहाँ करेंगे, रेंज एंजाइटी बढ़ सकती है, इसलिए 4 जोन का जन्म हुआ. नाउ दैट वाज एन आइडिया विच वाज स्टार्टेड विद अ वेरी सिंपल प्रेमाइस दैट दिस ईवी चार्जिंग स्टेशन विल बी अनमैन्ड, इट विल बी एट द राइट लोकेशन, इट ऑल्सो नीड्स रिन्यूएबल एनर्जी, इट ऑल्सो नीड्स रिलायबिलिटी एंड सो ऑन. तो उसके बाद शुरुआत हुई कि अनमैन्ड करेंगे तो वैसे तो पेट्रोल पंप पे तो आपको पेट्रोल पंप अटेंडेंट मिल जाते, क्या इंडियन कस्टमर सेल्फ सर्विस करेगा, वेर यू ड्राइव द कार टू चार्जिंग स्टेशन, खुद कार से निकल के चार्जिंग गन लगा के खुद चार्ज करेंगे. सो लाइकवाइज मैनी आइडियाज़ स्टार्टेड कमिंग ऑन द टेबल. एक कैनवास हमने खड़ा किया, उस पर हमने लिखना शुरू किया. But today, when we have more than 4,000 plus charging points in the country between north, west, and south, on the eastern part, we are largely present in Kolkata. We also have electrified more than 30,000 kilometers of highways. This was all driven by innovation of process, innovation by implementing the right technology, innovation by saying that, fine, if we have to solve reliability, then you have to get a battery. As energy storage, we have to get solar microgrids, and so on and so forth. But what comes later is implementation, as you said, or execution. And that's a real game, because just like एक सोलर प्लांट खड़ा करते, वो शायद आप जैसे एक 1 गीगावाट का प्लांट आप कोई बहुत बड़े डेजर्ट में खड़ा कर सकते हो. आप करीब 200-300 इंजीनियर्स लगा के वो प्लांट खड़ा कर सकते हो 6 महीने में, 1 साल में. बट टू पुट 1000 चार्जिंग पॉइंट्स अक्रॉस द हाईवे इज़ अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम, एंड देयरफॉर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एग्जीक्यूशन increases because it is a decentralized way of doing the things. But at the end of the day, an EV charging business that we are into, it's a combination of brick and mortar, means classical electrical engineering, little bit of mechanical civil engineering, etc. Also, it is a business of strategic partnerships.
And finally, the technology that makes an EV charging seamless or a very smooth experience for the EV customers. So yes, it is far more challenging because of the decentralized network across various locations. इनोवेशंस और आइडियाज़ यानी कि नवाचार और विचार जब मिलते हैं तो आगे का रास्ता तय होता है। क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को लेकर हम सब क्या कर सकते हैं? कुछ लोगों ने ये सोचा ही नहीं बल्कि करके दिखाया है। हम सबको ये बता रहे हैं कि अगर मंशा है तो समाधान भी मिल जाता है। मेरे साथ ही एक बेहद खास पैनल जिनका काम ही समाधान की तरफ है। कार्तिकेय हरियाणी चार जोन के सीईओ हैं और फाउंडर भी। पंकज कुमार को फाउंडर एंड डायरेक्टर कॉन्सोलर और मोनीश श्रीपुरापू एंड स्टूडियोज़ के फाउंडर। आप तीनों का स्वागत है इस मंच पर और इस मिशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का काम हम सबको प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है। तो आप सभी से कॉमन सवाल ये, शुरुआत आपसे कार्तिकेय, कि क्यों सोचा कि सस्टेनेबल बिजनेस प्लान की शुरुआत की जाए? सो शुरुआत इस तरह से हुई। एक बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। एज चार्जोन वी आर एन EV चार्जिंग नेटवर्क कंपनी। वी आर इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट high speed EV charging network in the country. In fact, you can drive from Amritsar to Chennai using your electric car without any range anxiety using our network. अभी शुरुआत हुई 5 साल पहले जब एक डेटा पॉइंट हमें मिला। As a country, we have an import bill of $200 billion to import crude oil for petrol and diesel. Right? And then we realized that if by 2030, if 30% of new vehicles they become electric, so import bill can be reduced by roughly $40 billion, which is equivalent to the education budget and healthcare budget of India. And यदि हम ये अचीव कर पाएंगे तो ये बजट का समाधान भी रिकरिंग बेसिस पे रहेगा. It's not that it's a one-time saving. Everybody is aware that if we are able to do an emission-free society, यदि पोल्यूशन यदि फ्री नहीं कर सकते तो पोल्यूशन को घटा जरूर सकते या कोशिश कर सकते. इन दोनों आयाम से शुरुआत हुई चार जोन की एज एन EV चार्जिंग कंपनी और उस हिसाब से ये सस्टेनेबल मिशन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. थैंक यू. Motivating and inspiring, but what motivated you, Pankaj, to start Consoler? Yeah, first of all, thank you so much for inviting me. It's such a wonderful session here. We are trying to do something to solve some problems. And Government of India has a very big mission actually. The mission is to develop solar plants, non-fossil energy of almost 500 gigawatt scale in the next, say, 8 to 10 years. And for that, we need huge tract of land. We need in lakhs and lakhs of acres of land actually. So India being a agricultural driven economy, we don't have that kind of land. And if we have, the challenges of aggregating the land is huge. And what we are blessed with is that we have thousands and thousands of water bodies. Like we have big dams, lakes, reservoirs, catchment areas, ponds. So why not to utilize those unused water surface to set up the solar plants? And from there, that idea came almost 7 to 8 years ago. Myself and Siddhant Agarwal, both we are alumnus of IIT Kharagpur, and we started working on it, tried to understand what are the challenges, how to address those challenges, and we developed some concept. We started with a very humble beginning. We had a small 10 kilowatt project in a remote village of Assam, and we just to test that. We had a good support from IIT Guwahati that point of time, and we managed to do it. And for the first time, the community, the local community got electricity from that floating solar plant. And that was a turning point for us actually, to do something on a very big scale. And ये that's अपने how- आप में एक यूनिक आइडिया किसने सोचा होगा? हम आमतौर पर सोलर एनर्जी पैनल्स घर की छतों पर लैंड पर देखते हैं, लेकिन कौन सोलर के पैनल्स पानी में फ्लोट करते हैं. जी. जी. मोनीश, यहाँ पर मौजूद ऑडियंस और हमारे टीवी के दर्शक
सब ये सोचेंगे कि बिना एयर कंडीशनर के, बिना हीटर्स के तो हमारा गुजारा नहीं है, ख़ास तौर से शहरी लोग। ऐसे में आपको क्या लगा कि इसके बिना हम आराम से रह सकते हैं और इसके लिए सॉल्यूशंस हैं आपके पास, ये आपको कब एहसास हुआ? देखिए, एयर कंडीशनर सिर्फ पिछले 1902 में पहली बार इन्वेंट हुआ है। उससे पहले हज़ारों सालों तक एयर कंडीशनर्स नहीं थे। वी लर्न हाउ टू लिव विदाउट एयर कंडीशनर्स फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। एंड अभी हो क्या रहा है कि जैसे ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो इफ़ यू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन इंडिया, आर्किटेक्चरली विल सी दैट locally buildings were made at one point of time. And at this point what's happening is that पहले हम सोचते हैं कि हर जगह पे एक बिल्डिंग बना देंगे like a box, फिर उसको किसी तरीके से एनर्जी ट्रैप करके then we'll try to cool that. And but traditionally it is possible that we can live without air conditioners for at least 70% of the year minimum. Currently जिस तरीके से नया बिल्डिंग्स बनते हैं उसमें सिर्फ 20% of the time we can live without air conditioners. The rest of the 80% we have to depend on energy. So with the help of traditional techniques and low energy solutions, कोशिश यही है कि क्या उस 20% को can we push at minimum up to 70% so that हम एयर कंडीशनर के ऊपर डिपेंडेंसी कम करें। मोनिश, हमारे ऑडियंस की सहूलियत के लिए, हमारे दर्शकों की सहूलियत के लिए बताइए कि एंड जो स्टूडियोज़ है करता क्या है, क्या बनाता है? We are working in the domain of low energy cooling solutions, जिससे कि जैसे बिल्डिंग का जो envelopes है and which means the external envelope जो भी है, so it helps, it transfers the heat inside. And if we can design the envelopes in such a manner कि जो heat अंदर बिल्डिंग के अंदर आ रही है उसको किसी तरीके से अगर if we can reduce it, तो जो naturally जो dependency है उसको हम air conditioning dependency कम कर सकता है. And also with the help of other traditional systems like natural ventilation and passive cooling and all of that, हम building के performance को we can increase. So we are in the domain where we are trying to educate people around passive design strategies, wherein overall energy and also how we can increase the daylighting, how we can help in choosing the right materials, consciously किस तरीके का materials pick करना चाहिए जिससे building का जो energy needs को हम कम कर सकते हैं. And with the help of systems like this, where year में we have to bring the cooling need, like I said, by at least 70%. That's the idea. कार्तिकेय, इनोवेशंस के बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन, और अगर स्केल बड़ा करना है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो क्या अनुभव रहा है जब आप एक से दूसरे चार्जिंग जोन की तरफ बढ़े? So it is always said that inspiration is only 1%, but 99% is perspiration, right? So innovation के बाद implementation is equivalent to a strategy versus execution. Yeah. So एक आइडिया आना 5 साल पहले वो एक अलग बात थी हमारे लिए कि हमने कहा कि कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लोग खरीदेंगे तो चार्जिंग कहाँ करेंगे, रेंज एंजाइटी बढ़ सकती है, इसलिए चार जोन का जन्म हुआ. नाउ दैट वाज एन आइडिया विच वाज स्टार्टेड विद अ वेरी सिंपल प्रेमाइस दैट दिस ईवी चार्जिंग स्टेशन विल बी अनमैन्ड, it will be at the right location, it also needs renewable energy, it also needs reliability and so on. तो उसके बाद शुरुआत हुई कि अनमैन्ड करेंगे तो वैसे तो पेट्रोल पंप पे तो आपको पेट्रोल पंप अटेंडेंट मिल जाते हैं, क्या इंडियन कस्टमर सेल्फ सर्विस करेगा, वेर यू ड्राइव द कार टू चार्जिंग स्टेशन, खुद कार से निकल के चार्जिंग गन लगा के खुद चार्ज करेंगे. सो लाइकवाइज मैनी आइडियाज़ स्टार्टेड कमिंग ऑन द टेबल. एक कैनवास हमने खड़ा किया, उस पर हमने लिखना शुरू किया. But today, when we have more than 4,000 plus charging points in the country between north, west, and south, on the eastern part, we are largely present in Kolkata. We also have electrified more than 30,000 kilometers of highways. This was all driven by innovation of process, innovation by implementing the right technology, innovation by saying that, fine, if we have to solve reliability, then you have to get a battery. As energy storage, we have to get solar microgrids, and so on and so forth. But what comes later is implementation, as you said, or execution. And that's a real game, because just like एक सोलर प्लांट खड़ा करते, वो शायद आप जैसे एक 1 गीगावाट का प्लांट आप कोई बहुत बड़े डेजर्ट में खड़ा कर सकते हो. आप करीब 200-300 इंजीनियर्स लगा के वो प्लांट खड़ा कर सकते हो 6 महीने में, 1 साल में.
But to put 1,000 charging points across the highway is a very different ballgame. And therefore, the complexity of execution increases because it is a decentralized way of doing the things. But at the end of the day, an EV charging business that we are into, it's a combination of brick and mortar, means classical electrical engineering, little bit of mechanical, civil engineering, etc. Also, it is a business of strategic partnerships. And finally, the technology that makes an EV charging seamless or a very smooth experience for the EV customers. So yes, it is far more challenging because of the decentralized network across various locations.